मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कॉमर्स के बच्चे बड़ी परेशान हैं, उनको लेखा शास्त्र में बोले कि सर अकाउंटेंसी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है। प्रश्नों की सीरीज में देखिए अंत तक बने रहेगा, सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आप कॉमर्स का जाकर जो लिस्ट है उसमें देखिए वहां से भी आपको महत्वपूर्ण मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी देखिए मैंने कुछ बना रखा है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक दो मॉडल पेपर और भी उपलब्ध करा दूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, रहिए ना बेखबर, देखते हैं हम लोग आज की इस खास खबर को, आपके लेखा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए कौन कौन से प्रश्न है, जो भी प्रश्न है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नियमित रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ कर जाइए इन सभी प्रश्नों को देखकर। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर इस प्रश्नों की सीरीज में आप इसको पहला बना लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, यहाँ 2 लिख दिया गया है। माननीय हमारे योगेश सिंह जी ने देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था इनको। पहला प्रश्न हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए आय व्यय खाते के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। आय व्यय खाते की क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो लेखा शास्त्र के अति लघु मैंने बकायदा बता रखा है कि आय व्यय खाता होता क्या है। देखिए ये बनाने का उद्देश्य क्या होता है या इसकी विशेषता क्या है, ये हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज। यहाँ पर देखिए बताया गया आप लोग को यहाँ पर, तो देखिए पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है आप लोग को, तो पॉइंट के माध्यम से इसको समझिए। पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट देखिए क्या है यहाँ पर, इस खाते में केवल आगम प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। ठीक है, 2 बातें याद रखिएगा, आगम प्राप्ति और भुगतानों का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत लेखा किया जाता है। ठीक है, और दूसरी जो डिस्कशन देखिए यहाँ पॉइंट है यहाँ पर, तो आय व्यय खाते का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष नहीं होता है। देखिए अंतिम खाते तो अलग से बनाए ही जाते हैं और प्रारंभिक एवं अंतिम शेष इसमें नहीं बचता है, व्यय खाते में जो होता है तो उसमें उसको नहीं जोड़ते हैं हम लोग। तीसरा डिस्कशन देखिए यहाँ पर, इस खाते को बनाया कब जाया जाता है, तो इस खाते में देखिए केवल चालू वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें। तो चालू वर्ष के आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, तो उन्हीं को केवल आय व्यय खाते में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इस खाते में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है, चालू वर्ष के आय व्यय को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका और पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चौथा पॉइंट डिस्कशन क्या है, देखिए यहाँ पर चौथा जो पॉइंट इसमें हो जाएगा, इस खाते में आय और व्ययों को उनके उपार्जन व बकाया के आधार पर लिखते हैं। तो बकाया के आधार पर मतलब जाहिर सी बात है, आय का मतलब कि कहाँ कहाँ से आमदनी हो रही है, जो भी व्यापार शुरू किया गया है, जो भी बिजनेस शुरू किया गया है, जो भी काम शुरू किया गया है, तो उसमें आय कहाँ कहाँ से आ रही है और व्यय कहाँ कहाँ पर हो रहा है या कहाँ कहाँ बकाया है। तो उनका एकदम देखिए, आय और व्ययों का एकदम उपार्जन और बकाया कहाँ कहाँ से हमको अर्निंग मिल रही है और कहाँ कहाँ पर मेरा जो धन है वो जा रहा है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस खाते को बनाए जाते हैं और इस खाते के डाटा में पूरा का पूरा इसको लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस खाते में आय और व्यय को उनके उपार्जन व बकाया के आधार पर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए यहाँ पर टाइमिंग जो है इस समय लगभग 11 बजने वाले हैं, तो देखिए बड़ी ही आप लोग के साथ संघर्ष हो रहा है, एकदम चपके लगा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है और इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन बीतते बीतते आप लोग को मुझे 1 लाख डीजी सर चैनल का पूरा परिवार मेंबर बताना बनाना है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लोग के सहयोग से ये पॉसिबल है। अभी तक देखिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा आप लोग के लिए वर्क हो रहा है कि एकदम लहाने जुटाने में ही आदमी परेशान हो जा रहा है कि क्या कहाँ से आप लोग को बहुत मतलब डिस्कशन बड़ा गजब का आनंद हो रहा है आप लोग के लिए कुछ ऐसे कार्यों कर कर। और देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए ले आय ले व्यय खाते के प्रमुख उद्देश्य देखिए कुछ और भी हैं, तो इसमें हम लोग समझते हैं उन चीज़ों को। अभी देखिए एक बच्ची जुड़ी हुई है, तो उसका उसका सब्जेक्ट ही चेंज हो गया तुरंत, तो कह रही सर आपके मैंने वीडियोस को देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं आप एग्जाम में लिख पाऊंगी, तो प्लीज़ सर मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मेरा अचानक से विषय जो है वो बदल गया है। तो मैं उस बच्ची के साथ हूँ, मैंने पूरा उसे गाइड भी किया हुआ है और उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सोच लीजिए 4 दिनों के बाद उसको पेपर देने जाना है, 5 दिनों के बाद, और भी कुछ नहीं जानती थी वो विषय के बारे में, लेकिन उसने पूरा प्लेलिस्ट देखा तो उसने कहा कि सर मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। तो ऐसे ही और भी बच्चों को, जो भी बच्चे छूट ना जाए कहीं से, तो उन लोग बच्चों पर डीएसएल से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है उसको जरूर भेजते रहे। देखिए इस खाते में क्या होता है, हाथ से जो होता है वो अप्राप्त ऋणों से संबंधित जो आवश्यक योजन होता है उससे भी लेख किए जाते हैं। देखिए जो कमी होती है, जो घट गया होता है, या वे ऋण जो कि प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उन सभी लोगों का भी लेखा जोखा किया जाता है ताकि उनको कभी भी जरूरत पड़ने पर बाद में बताया जा सके, या तो उनका लेखा जो आय व्यय में है तो उन मदों को रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन चीजों का उनको इकट्ठा कर दिया जा सके, तो जिससे जिसके यहाँ बाकी है उससे लिया जा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके आधार पर भी लिखा जाता है। छठवां पॉइंट क्या है इसमें, इस खाते के आधार पर देखिए तुलन पत्र अथवा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। भाई आय व्यय खाते के आधार पर देखिए आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं ना लोग, एक रिकॉर्डों को रखने के लिए, तो इसलिए भी देखिए यहाँ पर
जो आय व्यय वहां पर भी इतनी विशेषता निभाता है, क्योंकि आर्थिक चिट्ठा को जो तैयार किया जाता है वो कहीं ना कहीं से आय व्यय खाते का उसमें डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से देखिए आय व्यय खाते का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट नंबर आपका 7 दिख रहा है आपको, वो भी देखिए है यहाँ पर कि आय व्यय खाते की विशेषताओं में ही है। इस खाते के अंतिम शेष को अधिक और कमी के रूप में दर्शाया जाता है। तो अंतिम शेष को देखिए अधिक और कमी, ये पॉइंट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस खाते में ही आय व्यय का जो खाता बनाया जाता है उसमें ही इन बातों को रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। देखिए पहला जो आपका प्रश्न था क्या था, आय व्यय खाते के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी है आपका। तो स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों की सीरीज को हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है आपका, पहले समझ लीजिए इसको। ख्याति, ख्याति देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आप लोग को प्रश्न का सीरीज भी दिया हुआ था कि इन सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा, तो इसमें देखिए मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ इन प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए रिलेशंस, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। देखिए ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखा जाए क्या जरूरत है, क्यों बनाया जाता है इसको। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर करने का पीछे वजह क्या है, इसको करने के पीछे, तो इसको करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। देखिए जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, मतलब देखा जाए कि जो भी इसमें अगर कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है उसमें जितने भी साझेदार हैं, ठीक है, तो उनको जब भाई बताया गया कि ठीक है जो इसमें विभाजन होगा लाभ का या प्रॉफिट का तो लॉस का, तो उसमें समान रूप से वो विभाजित किया जाएगा लोगों में। तो उनका एक निश्चित अनुपात बनाया जाएगा। तो लेकिन उस अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। पता चला कि फलाने के हिस्से में ज्यादा पैसा आ गया और आपके हिस्से में कम आया। तो उसका सही संतुलन प्राप्त करने के लिए डिसीजन देखिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है ऐसा अनुपात में परिवर्तन आता कब है, जब दूसरी पॉइंट इसमें जुड़ जाती है। देखिए नया साझेदार इसमें प्रवेश करता है। नया साझेदार का मतलब जब अचानक नया साझेदार इसमें आ जाता है तो दिक्कत देखने को तुरंत मिलती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता वहां पर भी आपकी पड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए आवश्यक है कि नए साझेदार जब प्रवेश करते हैं तो भाई अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। तो यही वजह होता है कि ख्याति का मूल्यांकन जो होता है उसको करना आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए तीसरा जो आपका पॉइंट दिया गया इसमें, जब कोई साझेदार और अवकाश ग्रहण करता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। देखिए अवकाश ग्रहण करता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको इसमें अब हिस्सा नहीं लेना है ना, जो आपने ये काम चालू किया हुआ है, जो प्रारंभ किया हुआ है उसमें हम लोग को अब शामिल नहीं होना है। तो उसके आधार पर भी बातें होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो और साथ ही साथ देखा जाए अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भाई जाहिर सी बात है उनके स्थान को तो फुलफिल करना होगा ना। तो ऐसे नहीं तो कंपनी का बहुत नुकसान होगा, या तो जो अभी बातें रहेंगी जो भी कंपनी का रखा है, तो वहां पर उस रिस्पेक्ट में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से पड़ती है। अब डियर देखिए चौथा इसमें पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण, देखिए चौथा पॉइंट भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब फर्म का व्यापार बेच दिया जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन, जैसे कहा था कि जैसे कोई गाड़ी पुराना लेता है इंसान, तो उसमें वो पूरा जिस मालिक से गाड़ी खरीदता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड कागज वगैरह चाहिए ना। तो भाई जाहिर सी बात है, तो व्यापार अगर फर्म का व्यापार जितना भी बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया गया है, तो जो चलाने वाले को समझ में नहीं आ रहा है या उतनी प्रकार से पूंजी नहीं जुटा पा रहा है, अचानक लॉस हो गया उसको, तब वो पूरे फर्म के व्यापार जितना उसका है उतना बड़ा जिसने उसने कारोबार फैला हुआ था, अब वो पूरे कारोबार को बेचेगा। अब जब वो पूरे कारोबार को बेचेगा तो उसके लिए देखिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। ख्याति के मूल्यांकन के बेस पर ही देखिए क्या किया जाता है, फर्म के व्यापार को बेच सकते हैं लोग, और क्योंकि रिकॉर्ड उनसे मिलता है ना। जब रिकॉर्ड मिलेगा तभी ना लोग भाई यहाँ कंपनी कितनी विश्वसनीय थी, क्या थी, कौन सी चीजों पर काम कर रही थी, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई हैं ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो और आवश्यक शर्त है। तो देखिए पांचवा डिसीजन पॉइंट क्या है इसमें, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पांचवा इसमें पॉइंट क्या है, जब फर्म के व्यवसाय का अन्य व्यवसाय से एकीकरण हो जाता है। देखिए एकीकरण की बात पे याद रखिएगा भाई, जाहिर सी बात है कोई कंपनी है, कभी कभी जानते हैं कि कोई एक ही व्यवसाय से तो काम होता नहीं है। तो कभी कभी क्या करते हैं कंपनियां जब ग्रोथ करती है तो वो किसी और व्यवसाय में भी अपने पैसे को धन को खर्च करती है। तो यहाँ पर फर्म का मतलब क्या हो रहा है कि जब कंपनी है यहाँ पर व्यवसाय को जब अन्य व्यवसाय से एकीकरण कर दे रही है, यानी अब जैसे पता चला कि लॉस हो रहा है, जैसे देखा गया कि आइडिया का कंपनी है और वहां पर वोडाफोन कंपनी है ना, तो यहाँ पर देखा कि दोनों कंपनियों का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट के पाने के लिए वो बढ़िया करने के लिए तो वो दोनों कंपनियां मर्ज हो जा रही हैं। तो जैसे आइडिया और वोडाफोन मिलकर अब मिल गई एक साथ जब वो, तो वहां पर देखिए वीआई की बात होती है कि वोडाफोन आइडिया मिल गए तो वीआई हो गया। तो अन्य व्यवसाय के साथ जब एकीकरण हो जाता है तो उस केस में भी आपको चाहिए अवश्य रूप से ख्याति का मूल्यांकन आपके लिए आवश्यक होगा वहां पर। छठवां डियर स्टूडेंट देखिए पॉइंट क्या है इसमें, महत्वपूर्ण है। छठवां पॉइंट देख लीजिए इसमें यहाँ पर, जब फर्म को कंपनी में परिवर्तित किया जाता है, फर्म को कंपनी में परिवर्तित किया जाता है, तो फर्म को कंपनी में जब परिवर्तन किया जाता है तब भी वहां पर आपको जो ख्याति है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ख्याति पर देखिए आधारित था ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है ख्याति जो है। तो इसीलिए देखिए जो छठवां प्रश्न है आपका ये इंपॉर्टेंट शामिल भी किया गया इसमें कि ख्याति
तीसरा प्रश्न कि ख्याति की परिभाषा क्या है, ख्याति किसे कहते हैं। ठीक है डियर, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। अब प्रश्न संख्या, ख्याति की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग अब देखेंगे। तो डियर देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपको दिख रहा है प्रश्न यहाँ पर, साझेदारी फर्म में अगर देखा जाए तो कौन कौन मुख्य रूप से बातें शामिल होती हैं। तो साझेदारी फर्म के खातों खातों में ख्याति एक विशिष्ट तथ्य है। देखिए साझेदारी फर्म के खातों में ख्याति क्या होता है, एक विशिष्ट तथ्य होता है। तो ख्याति होता क्या है, यहाँ पर देखिए बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए ख्याति किसे कहा जा रहा है, ये जो बात है, जिसका फर्म के पुनर्गठन के समय जो भी लाभ, विभाजन, अनुपात में परिवर्तन और साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय समायोजित करना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात निकल कर आई जब यहाँ पर कि ख्याति होती क्या है। तो ख्याति की तो पहले बताया गया कि फर्म का पुनर्गठन के समय जो भी लाभ, विभाजन, अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसके साथ ही साथ देखिए साझेदारों का, नए साझेदारों का क्या होता है, जब उसमें प्रवेश होता है ना, प्रवेश होता है। और यहाँ पर जब क्या करते हैं, जब भी आपके साझेदार जो होते हैं वो अवकाश को ग्रहण करते हैं, ठीक है, या जो साझेदार आपके होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो होता है यहाँ पर जो समायोजन करने के लिए जो तिथि चाहिए, जो तथ्य चाहिए हमको, तो समायोजन करने का जो कार्य होता है वही आपका कहलाता है ख्याति। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ख्याति क्या है आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो है आपका महत्वपूर्ण चीजों में, तो ख्याति की तो बात हो गई। अब ख्याति के मूल्य में देखिए परिवर्तन, मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। देखिए कौन कौन से ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए व्यापार का स्वरूप है आपका, कि व्यापार का जो स्वरूप है आपका क्या है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या दीर्घ उद्योग जो भी है आपका, तो व्यापार का स्वरूप क्या है, तो यह भी ख्याति के मूल्य को कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। दूसरा है कि करंट टाइम में अगर देखा जाए तो बाजार की स्थिति क्या है, बाजार अपने उतार चढ़ाव पर है कि कैसी स्थिति में है, पॉजिटिव रूप में है कि निगेटिव रूप में है, या तो वहां पर प्रॉफिट देखा जा रहा है कि लॉस देखा जा रहा है वस्तुओं और सामानों का। तो बाजार की स्थिति के अनुरूप भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए चौथा पॉइंट डिस्कशन क्या है, इसमें प्रबंध निपुणता होनी चाहिए, प्रबंधक की निपुणता होनी चाहिए उसमें। तो ये भी कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है, और विशेष लाभ को ध्यान में रख के देखिए इसको स्टार्ट किया जाता है। तो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, विशेष लाभ भी कहीं ना कहीं से है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 प्रश्न हो गए आपके। अब हम लोग बढ़ते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए प्रश्न क्या है आपका, सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइए। ठीक है, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा, योगेश जी को क्या बोला जाए, थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए इतना परिश्रम वो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनके बहुत बड़े आभारी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर है आपका, और ये तो लिखने का टाइपिंग काम, जो लिखने काम बनने का काम बहुत से बच्चे जो हैं लगे हुए हैं, जिसमें जय सिंह और योगेश सिंह और योगेश्वर नाथ सिंह मुख्य रूप से शामिल है। तो योगेश्वर नाथ सिंह का तो पेपर चला है, मुख्य रूप से जो काम आप लोग के लिए कर रहे हैं वो जय सिंह और योगेश सिंह कर रहे हैं। तो उन लोगों का बहुत बड़ा आभार है इस चैनल पर देखिए कार्य करने के लिए। और ये छोटे भाई ही हैं हमारे, और बड़ा ही इनका सहयोग है, सराहनीय सहयोग है। और शुक्र मनाइए कि इन लोगों का पेपर नहीं चल रहा है इस समय, नहीं तो बड़ा दुर्लभ हो जाता हमारे लिए बना पाना। तो भाई हम आप लोगों के लिए मैट्रिक इकट्ठा करेंगे कि हम बनाने जाएंगे, बनाना कितना कठिन काम है तो आप जानते ही हैं। डियर स्टूडेंट चलिए आइए देखा जाए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं, मैंने इस पर बात किया हुआ था आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सार्वजनिक कंपनी क्या होती है। वास्तव में देखा जाए तो ये संगठन है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं आप, इसको जानते हुए हैं। सार्वजनिक कंपनी का मतलब, सार्वजनिक का मतलब ये सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए ये उपलब्ध होती है। संगठन की बात ही होती है, संगठन तो ऐसा है नहीं कि कोई एक दो लोगों का संग मिलकर संगठन बन जाता है। उसमें तो कई प्रकार, समाज के कई वर्गों के लोग चाहिए, कई समुदाय के लोग चाहिए, कई तरह के कई प्रतिभा के लोग चाहिए, तब जाके ना संगठन बनता है जी। तो सार्वजनिक जो कंपनियां होती हैं वो एक प्रकार की महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि क्या करती है, शुरू में देखिए सार्वजनिक बाजार में स्टॉक प्रदान करती है। स्टॉक प्रदान का मतलब क्या होता है, ये जो आपने शेयर खरीदते नहीं आप लोग, कि नहीं भैया स्टॉक का मार्केट बिक रहा है, आप इस कंपनी का शेयर बनना चाहते हैं तो शेयर धारक बन जाइए, या आप कंपनी के उतने परसेंट के 0.05, 0.02, 0.001 कंपनी के शेयर आप बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक बाजार में स्टॉक प्रदान करता है। और डिस्कशन देखिए जो बात है आगे, यहाँ पर यह खुले बाजार में व्यापार करता है, ये बहुत बड़ी चीज है। खुले बाजार में व्यापार करता है और सबको निमंत्रण दिया जाता है कि आप भी इसमें सदस्य बन सकते हैं, आप खुद भी बन सकते हैं, मैं भी खुद बन सकता हूँ यदि खरीदना चाहेंगे। तो ये कंपनियां देखिए शेयर धारकों द्वारा चलाई जाती है। देखिए मैंने इसीलिए इस बात को भी यहाँ पर जोड़ लिया है कि इस कंपनी में क्या है, शेयर धारकों को भी जोड़ा जाता है, चलाया जाता है, उन्हीं के मुख्य सहयोग से चलाया जाता है, नहीं तो कंपनी तो ये बैठ जाती। भाई इसमें किया क्यों जाता है, क्योंकि जो इसका देखिए मालिक होता है या जो संगठन वाले इसमें होते हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती है।
तो पूंजी नहीं होती है तो वो कहाँ से पाएंगे पूंजी को? तो पूंजी नहीं होती है तो पूंजी को इकट्ठा करने के लिए वो नागरिकों को पढ़ते हैं, आम नागरिकों को पढ़ते हैं, या उनको पढ़ते हैं जो कि कंपनी खरीदने के शेयर हैं, कंपनी में शेयर बनने के इच्छुक हैं, या शेयर धारक के रूप में वो होना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, उनके लिए ये सभी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जो भी इच्छुक रहते हैं उनको शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। और नियमित रूप से आप देखेंगे, नहीं होता है कि रोज आज आज स्टॉक मार्केट इतना, शेयर मार्केट इतना उछाल मारा, आज इतना नीचे गिर गया कंपनी, कभी कभी कंपनी में जो कोई पैसा ना आता, बहुत शेयर डूब भी जाता है, कभी कभी शेयर बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा पैसे भी हो जाता है। तो ये बहुत गजब का गेम है, ठीक है। गेम भी एक तरीके से देखा जाए और बहुत बड़ा बिजनेस का भी है। ये ऑनलाइन का है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चर्चा में भी है, और प्रॉफिट भी है इसके, लॉस भी हैं, तो जैसे जिसको मिल जाए लाभ, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। अब बढ़ते हैं लोग डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अंतिम प्रश्न की ओर, और पांचवा हम लोग का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तो पहले डेटा आप लोग यहाँ पर ये बना लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आप सभी लोगों का। और एक काम इस चैनल के लिए करिए कि इसे शेयर जरूर करिए। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो बेटा इसे शेयर जरूर करते चलें। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न है, निजी कंपनी से क्या तात्पर्य है? निजी कंपनी देखिए क्या होती है, निजी कंपनी का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब जिसका अपना का हो, खुद का हो, या किसी को इन्वॉल्वेशन के रूप में लाना नहीं चाहता है, वो बातें होती हैं जब, तो उसी को हम लोग निजी कंपनी के रूप में याद करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस प्रश्न में, और पढ़े हुए प्रश्न हैं और सीधे साधे हैं, आप इनको आसानी से लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, आपका जो प्रश्न है निजी कंपनी, तो निजी कंपनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए निजी कंपनी कम से कम 2 या अधिकतम 50, देखिए ये चीज मिटा रही है भैया, पहले इसको सही से बनाया जाए। तो आप लोग कहेंगे पूरा उसी में गंदगी कर दे रहे हैं सर जी। तो यहाँ पर डियर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये चीज जो है, चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए कंपनी में क्या होता है, देखिए कम से कम 2 और अधिकतम 50, ठीक है। अधिकतम देखिए क्या होता है, 2, कम से कम 2, अधिकतम कितने, 50 लोगों का देखिए स्वेच्छा से लिया गया संघ होता है, ठीक है। बनाते हैं डिविजन जब हम लोग निजी कंपनी की बात हो रही है। तो निजी कंपनी कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्यों का स्वैच्छिक संघ होता है। स्वैच्छिक संघ का मतलब जो स्वेच्छा अनुसार अपने इस संघ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जिनका दायित्व क्या होता है, समिति समित होता है, समिति होती है, जिनके शेयरों का अंतरण इनके सदस्यों तक सीमित होता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा, या जो भी प्रकार की जिम्मेदारी आएगी कंपनी से संबंधित, तो यही लोग जो भी उसके सदस्य हैं, स्वैच्छिक संघ के बने हुए मेंबर्स हैं, वही उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि 2 हैं तो 2 ही लोग जिम्मेदार होंगे, अगर एकदम 50 लोग शामिल कर लिए तो 50 होंगे, अगर 40 लोगों को उस कंपनी में शामिल किया गया है तो वही 40 लोग होंगे, ठीक है डियर। जिनके शेयरों का अंतर इनके सदस्यों तक ही सीमित होता है, जो साधारण जनता को इनके शेयर या डिबेंचर का ग्राहक बनने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। देखिए साधारण जनता के लिए ये नहीं होता है, मतलब शेयर मार्केट में या जो शेयर ग्राहक के रूप में, शेयर धारकों के रूप में आप नहीं बन सकते। वे मुख्य रूप से जो उसी कंपनी के जो सदस्य होते हैं, 2 4 5 7 8 10 जो भी होते हैं, तो वही मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और वही अपने कार्यों को करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ निजी कंपनी का मतलब क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या हो गया, अधिकतम 50, यानी 50 से कम ही लोग रहेंगे। अब कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, जो भी मिलेगी तो वह वही, जितने जो 50 लोग रहेंगे वही उनके लिए जिम्मेदार होंगे, ना तो बढ़ेंगे ना तो घटेंगे। या तो जैसे किसी कभी कंपनी ऐसा नहीं निकालती कि नहीं हाँ आप लोग आ जाइए, शामिल हो जाइए, ये निजी कंपनी की बात हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न रहे हैं। प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ये आपको बार बार मिलती रहेगी। और दूसरे भी और सब्जेक्टों की देखिए 3 रूप से मुख्य जो भूगोल है, और उसके साथ ही साथ लेखा शास्त्र है और गृह विज्ञान है। तो ये तीनों का जो आपका 28 तारीख का जो पेपर है, 27 28 को, तो इसके पेपर के बारे में बहुत ही जबरदस्त लग रही है आप लोग, और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को एक दिन देखिएगा इस चैनल का महत्व कितना बड़े लेवल पर समझ में आएगा कि नहीं, वास्तव में हमने कितने बड़े चैनल पर रहकर अपनी तैयारी को की हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम जरूर करें कि इस चैनल को जो है उससे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा 950 690 285 7। यदि इस नंबर में आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री में क्या होगा, ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो नोट्स वगैरह तो आप वैसे ही बना के फेंक देंगे या लिख देंगे, ठीक है। तो नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाएगा, आप नहीं भी ये पढ़ना चाहते तो वहां से भी डायरेक्ट जाकर पीडीएफ देख लीजिए। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए वो भी सेवा बना रखी है। और डियर स्टूडेंट्स तो मेरे हेल्प ग्रुप में इतना काम करिए कि ओनली शेयर माय वीडियोस, तो इतना सहयोग मेरा जरूर कीजिए। और याद रखिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 15 दिनों के आप समझ लीजिए कि वनवास में है, 15 से 16 दिनों तक एकदम चप कर लग जाइए और जबरदस्त स्टडी कीजिए, क्योंकि
ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज को ये मत समझ के पढ़िए, ये कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा इसका अंदाज़ा अभी आप लोगों को नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका अंदाज़ा जब आप लोग को समझ में आएगा, तब आप लोगों को समझ में आया नहीं वास्तव में मैंने बहुत सही जगह पर अपनी पढ़ाई की और बहुत बेहतर परसेंटेज भी मैंने पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों को भी